कोई रह गया, ठीक है। तो ये बच्चे तो आप समझ गए तरीके, ठीक है, इन्फ्रिंजमेंट के पॉइंट ए के अंदर कि आप कब माना जाता है कि कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट कर रहे हो। अब बच्चे बी पॉइंट, ठीक है, व्हेन एनी पर्सन फर्स्ट मेक्स फॉर सेल और हायर और सेल्स और लेट्स फॉर हायर, मैं समझाऊंगा आपको, अभी इसको ध्यान से सुनो। कोई ऐसा व्यक्ति बनाता है बेचने के लिए या किराए पे उठाने के लिए, और बाय वे ऑफ ट्रेड डिस्प्लेस या फिर दिखा अपने डिस्प्ले में रखता है, डिस्प्लेस और ऑफर्स फॉर सेल और हायर, ठीक है। पहला पॉइंट आप क्या कर रहे हो, पहले केस कोई व्यक्ति क्या कर रहा है बच्चों, बी पॉइंट के अंदर, वो या तो वो बना रहा है, वो किसी चीज को बना रहा है और वो उसको बेचने के लिए बना रहा है या किराए पे उठाने के लिए बना रहा है, या फिर उसने अपनी शॉप पे या कोई भी चीज है वहां पे प्रोमिनेंटली वो चीजें डिस्प्ले कर रखी है। फर्स्ट पॉइंट, पहला तरीका। सेकंड पे आ जाओ, डिस्ट्रीब्यूट्स ईदर फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड और टू सच एन एक्सटेंट एज टू अफेक्ट प्रेजुडिशियसली टू द ओनर ऑफ द कॉपीराइट। इसको अंडरलाइन कर लो बच्चे, टू सच एन एक्सटेंट एज टू अफेक्ट प्रेजुडिशियसली, ठीक है। अब क्या कर रहा है ये व्यक्ति, वो उस चीज को बांट रहा है पब्लिक में, और बांटना क्राइम नहीं है, इस हद तक बांटना कि कॉपीराइट ओनर का नुकसान हो। अगर आप अपने इक्का दुक्का फ्रेंड को दे रहे हो या अपनी फैमिली को दे रहे हो, नो प्रॉब्लम, बट आप रोड पे खड़े हो के ये लो ये लो ये लो, 10 का 5, 20 का, यू आर अफेक्टिंग द राइट्स ऑफ कॉपीराइट ओनर, प्रेजुडिशियल चीज कर रहे हो, दैट इज कवर्ड। थर्ड पॉइंट, बाय वे ऑफ ट्रेड एग्जिबिट्स इन पब्लिक, आप ना बेच रहे हो बच्चे ना किराए पे उठा रहे हो, आपने पब्लिक पे उसे बेचने के लिए, ये बहुत जरूरी है, बेचने के लिए पब्लिकली एग्जिबिट कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल आपकी पब्लिक एरिया में शॉप है या फिर आपका कोई बुक स्टोर है, आपने उसको पब्लिकली डिस्प्ले पे रख रखा है, ठीक है, एग्जिबिट कर रखा है जनता के सामने, और आपका पर्पस क्या है उसको एग्जिबिट करने का, यू वांट टू सेल इट, यू वांट टू ट्रेड दिस इन दैट थिंग, ठीक है। और फाइनली फोर्थ पॉइंट, इंपोर्ट्स इनटू इंडिया, आप कोई भी चीज इंपोर्ट कर रहे हो इंडिया में, ठीक है, इंपोर्ट कर रहे हो, अगर इन चारों चीजों में से आप कुछ भी कर रहे हो, मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं, क्या कर रहे हो, आप बना रहे हो बेचने के लिए या किराए पे उठाने के लिए, या फिर उसे अपनी दुकान में प्रोमिनेंटली डिस्प्ले कर रहे हो उस चीज को, दूसरा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो और इस हद तक कर रहे हो कि कॉपीराइट ओनर का नुकसान हो, तीसरा आप ट्रेड के जरिए एग्जिबिट कर रहे हो, ठीक है, जो डिस्प्ले वाला ऑप्शन है और ट्रेड के जरिए एग्जिबिट करने वाला है, दे आर वेरी क्लोज, तो आप अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो कंफ्यूज होना बनता है, दिस इज बैड स्टाइल ऑफ ड्राफ्टिंग, आपका कोई इसमें दोष नहीं है। और चौथा तरीका बच्चे कि आप इंपोर्ट कर रहे हो इंडिया में, किसी बाहर की कंट्री से कोई चीज इंपोर्ट कर रहे हो, एनी, अब इसका ये चार चीज के बाद, एनी इन्फ्रिंजिंग कॉपी ऑफ द वर्क, ठीक है, आप ये चारों चीजें जो आपने करी, जो आप बना रहे थे बेचने के लिए या किराए पे उठाने के लिए, वो भी इन्फ्रिंजिंग कॉपी थी, आपके पास राइट नहीं था उसको बनाने का, बेचने के लिए या फिर किराए पे उठाने के लिए, जो आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे वो बच्चे लीगल कॉपी नहीं थी, वो एक इन्फ्रिंजिंग वर्क था जो आप अलाउड नहीं था आपको बनाना, ठीक है। तीसरा, जो आप ट्रेड के जरिए एग्जिबिट कर रहे थे पब्लिक को ट्रेड करने के लिए, वो भी एक इन्फ्रिंजिंग वर्क था, ओरिजिनल वर्क नहीं था, लॉफुली एक्वायर्ड वर्क नहीं था। और जो आप इंडिया में इंपोर्ट कर रहे थे वो भी बच्चे ओरिजिनल वर्क नहीं था, ऑथराइज्ड वर्क नहीं था, इट वाज ए इन्फ्रिंजिंग वर्क जो आप इंपोर्ट कर रहे थे। चारों का एक एक एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल, कोई बच्चे पर्टिकुलर बुक है, आई मेक अ कॉपी ऑफ इट, ठीक है, मैंने बच्चे जैसे फॉर एग्जांपल ये बुक है, ये नोवेल है, मैंने इसका प्रिंट किया, इसका कॉपी किया, अच्छी सी कॉपी बनवाई और मैं इसको बेचने लगा मार्केट में, तो आई विल बी फॉलिंग अंडर फर्स्ट, क्योंकि इट विल बी ए इन्फ्रिंजिंग कॉपी, नॉट ए लीगली ऑथराइज्ड कॉपी। आपका नॉट प्लेस चले जाओ, इनर सर्कल में इतनी हजारों बुक किताबें की दुकान है, आप चांदनी चौक के पास चले जाओ, वहां पे भी हजारों किताबें की दुकान है, सब बच्चे ये फर्स्ट पॉइंट का वायलेशन कर रहे हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट्स, अब डिस्ट्रीब्यूट्स में आप ये बीसीडी का ले लो, फॉर एग्जांपल आपने इन्फ्रिंजिंग मूवी नकली सीडी, ठीक है, आपने ओरिजिनल सीडी से नकली सीडी में कॉपी किया, अब उसको सीडी को, अब उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करते फिर रहे हो किराए पे उठा, आपने बचपन में जितनी ये सीडियां देखी हैं बच्चे, सारी इन्फ्रिंजिंग कॉपीज होती थी, ये रोड के साइड में शायद अब तो नहीं मिलती जो हमारे टाइम पे मिला करती थी, ठीक है, ठीक है। अब आप पब्लिक में शो कर रहे हो कुछ इन्फ्रिंजिंग कॉपी, तो ये बच्चे ये जो थर्ड पॉइंट है ना, ये बहुत ब्रॉड कर देता है, बेचना खरीदना जरूरी नहीं, हैंड्स का चेंज होना जरूरी नहीं, डिस्ट्रीब्यूट,
अगर आपने दिखा दी पब्लिक में, दैट इज अ सफिशिएंट वायलेशन। फॉर एग्जांपल एक नकली, एक ठीक है बच्चे, नकली सोनी का टेलीविजन, सोनी का एलईडी टेलीविजन दोपहर मार्केट में लगा हुआ है ऐसे करके, वो बिका नहीं, किसी ने खरीदा नहीं, स्टिल इट विल बी एन इन्फ्रिंजमेंट अंडर थर्ड पॉइंट। भाई बिका नहीं बिका, ये सोनी का नकली टीवी लगा हुआ है ना, दैट इज सफिशिएंट इन्फ्रिंजमेंट। और चौथा, आप ये जो चीजें हैं, जो नकली चीजें हैं, नॉट ऑथराइज्ड कॉपी, उनको आप इंडिया में लेके आ रहे हो। फॉर एग्जांपल ये वीसीडी का एग्जांपल ले लो, या फिर नकली सोनी टीवी का एग्जांपल ले लो। आप बाहर से कहीं से खरीद के ला रहे हो, बांग्लादेश से इंपोर्ट कर रहे हो, पाकिस्तान से इंपोर्ट कर रहे हो, तो दैट विल ऑल्सो बी अ वायलेशन। ठीक है, ये चारों एक्ट जो हैं बच्चे, ये वायलेशन माना जाता है, ठीक है, इन्फ्रिंजमेंट माना जाता है। ठीक है, क्लियर है सबको बच्चे? चैट बॉक्स पे जल्दी से बताओ, क्लियर है सबको? यस सर। अच्छा, ठीक है। अब बच्चे ये हमने पूरी कहानी जान ली, ठीक है, ठीक है, ठीक है अनुराग, गुड। ठीक, ऐसे ही बता दिया करो, वाई एन नो एन एन लिख दिया करो, आई विल अंडरस्टैंड कि आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा। अब बच्चे हमने पूरी जो कहानी पढ़ ली ना इन्फ्रिंजमेंट की, अभी तक जो हमने पूरा पढ़ा, हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक, कि कोई भी व्यक्ति है जिसके पास लाइसेंस नहीं है वो ऐसा कुछ भी कर सकता है, ए पॉइंट की बात कर रहा हूँ, वो ऐसा कुछ करता है जो खाली कॉपीराइट का ओनर कर सकता है, वो इन्फ्रिंजमेंट है। या फिर अपनी जगह को अलाउ करता है इन्फ्रिंजमेंट के लिए, तो भी वो इन्फ्रिंजमेंट है। या फिर इन चारों चीजों में से कुछ करता है, सेल करता है, हायर करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है, एग्जिबिट करता है या फिर इम्पोर्ट करता है, तो वो इन्फ्रिंजमेंट है। अब बच्चे इसके एक प्रोवाइजो है, एक प्रोवाइजो एक तरीके का एक्सेप्शन होता है। प्रोवाइजो कहता है बच्चे, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन सब क्लॉज 4, जो इंपोर्ट की बात कर रहा था, सब क्लॉज 4 shall apply to the import of one copy of any work, वन कॉपी। अब मैं आपको डिस्टिंग्विश करूंगा, अभी आप बस सुनो जो मैं बोल रहा हूँ। वन कॉपी ऑफ एनी वर्क फॉर द प्राइवेट एंड डोमेस्टिक यूज ऑफ द इम्पोर्टर। ठीक है, इसका प्रोवाइजो कहना है, अगर कोई व्यक्ति खाली एक कॉपी इंपोर्ट कर रहा है उस चीज की अपने प्राइवेट यूज के लिए, वो इन्फ्रिंजमेंट नहीं होगा। पर यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल दिया था आपको, वो अप्लाई नहीं होगा। मैंने क्या कहा कि आपने कोई नकली वर्क, ठीक है, कोई नकली सोनी टेलीविजन या फिर नकली वीसीडी बाहर से इंपोर्ट करी है, तो वो इन्फ्रिंजमेंट होगा। वो तो बच्चे इन्फ्रिंजमेंट होगा ही होगा, ठीक है, चाहे वो एक कॉपी हो चाहे वो 50 कॉपी हो, दैट इज कॉल्ड पायरेसी, वो तो होगा ही होगा। पर ये जो प्रोवाइजो है, ये ऐसे केसेस में अप्लाई होगा। फॉर एग्जाम्पल बच्चे क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन के जमाने में क्या हो गया ना, कंपनी क्या करती है, हर एक कंट्री को ना डिफरेंटली टारगेट करती है, ठीक है, सेम प्रोडक्ट्स, बट थोड़ा सा उनमें वेरिएशन करके। फॉर एग्जाम्पल प्रिंटर्स, जैसे एचपी का प्रिंटर है बच्चे, इंडिया के लिए डिफरेंट है, चाइना में डिफरेंट बिक रहा है, एक ही कंपनी बेचती है, एचपी ही बेच रही है, इंडिया में डिफरेंट मॉडल बिक रहा है, चाइना में डिफरेंट मॉडल बिक रहा है, बांग्लादेश में डिफरेंट बिक रहा है, पाकिस्तान में डिफरेंट बिक रहा है। वो ज्यादा फर्क नहीं, एक दो फीचर ऊपर नीचे कर दिया, बॉक्स की पैकेजिंग चेंज कर दी, और उस पर लिख देते हैं दिस इज फॉर आई चाइना, दिस इज फॉर दिस, दिस इज फॉर दिस, दिस इज फॉर दिस, ठीक है, ऐसा करके हो जाता है। तो बच्चे ये अब क्या होता है, दैट पर्टिकुलर कॉपी, जो हमने एग्जॉशन वाले प्रिंसिपल में भी ये थोड़ा सा डील किया था, बट हम उस क्वेश्चन में नहीं जाएंगे। अगर कोई चीज है, वो कॉपी इन इटसेल्फ लीगल है, बट दैट इज नॉट फॉर इंडिया, दैट इज नॉट फॉर इंडियन पॉपुलेशन। अगर आप उसको इंपोर्ट कर रहे हो फॉर पर्सनल यूज, दैट इज परफेक्टली, ठीक है, बट आप उसको बल्क में नहीं ला सकते, बल्क में लाके बेच नहीं सकते, ठीक है। बेचने की भी बात नहीं, यू कैन जस्ट, अब फॉर एग्जाम्पल बच्चे, अगर मैं लंदन जाऊँ दोबारा, अगर मैं लंदन जाता हूँ बच्चे, तो मैं चीजें खरीदता हूँ, मेरी बच्चे एयरपोर्ट पर चेकिंग होती है, ठीक है। अगर मेरे को बच्चे, अब आप में से कोई मेरे को रिक्वेस्ट करे कि सर मेरे लिए वॉच ले आना, वहां पे सस्ती मिल जाती है, ना कोई रिक्वेस्ट करे मेरे लिए फोन ले आना या वॉट एवर, जो कपड़े ले आना, बच्चे देर इज अ स्पेसिफाइड क्वांटिटी जितनी मैं ला सकता हूँ, ठीक है। ये वो बोलेंगे अभिनव यू वांट दिस वॉच, आप ले सकते हो, सस्ती है ना, लंदन में अच्छी है, वॉच हो गई बच्चे, परफ्यूम वहां पे बहुत अच्छे होते हैं, आप कुछ, बट यू कैन ओनली टेक वन, दैट आल्सो फॉर योर पर्सनल यूज। अब वो एक कॉपी में ला सकता हूँ बच्चे, अब आप 4-5 लोग हो, मैं सबके लिए नहीं ला पाऊंगा, अलग अलग चीजें ला सकता हूँ, पर मैं 6 घड़ी नहीं ला सकता, 6 फोन नहीं ला सकता, 6 परफ्यूम सेम तरीके के नहीं ला सकता। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस। भले ही बच्चे वो लीगल कॉपीज हैं, बट स्टिल
Importing only for personal use is allowed, otherwise it will be infringement। क्यों बच्चे? हो सकता है वो प्रोडक्ट बहुत डिफरेंट प्राइस पे, वही घड़ी फॉर एग्जांपल टिसॉट का एग्जांपल ले लो, वो घड़ी टिसॉट की यहाँ पे 50-60 हजार की होगी, यूके से मैं आपको 20,000 के ले आऊंगा, ठीक है, और फॉर एग्जांपल मैं आपको वो दे दूं, तो उस कंपनी का नुकसान हो रहा है ना। मैं 5 ले आऊं, आप 500 को दे दूं 20-20 हजार रुपए, उस कंपनी का तो नुकसान हो रहा है ना। तो दैट इज द रीजन कि इट इज नॉट अलाउड, ठीक है। तो ये प्रोवाइजो आप समझ गए। यू कैन ब्रिंग वन कॉपी फॉर योर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज इंक्लूड्स दैट कि आप उसको अपने किसी फ्रेंड को दे रहे हो, दैट इज इंक्लूडेड विद इन दैट कि वो फ्रेंड भी अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करे। एक्सप्लेनेशन बच्चे, for the purposes of this section, the reproduction of a literary, dramatic, musical or artistic work in the form of a cinematographic film shall be deemed to be an infringing copy। ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम ये वाली बात कर रहे थे कि कोई व्यक्ति कोई ऐसी चीज करता है जो कि खाली कॉपीराइट ओनर कर सकता है। कॉपीराइट ओनर बच्चे क्या क्या कर सकता था? अगर हम लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल और आर्टिस्टिक वर्क की बात करें, वो उनकी कॉपी इशू कर सकता था, उनको रिप्रोड्यूस कर सकता था, उस पे मूवी बना सकता था, उस पे साउंड रिकॉर्डिंग बना सकता था। तो मतलब फॉर एग्जांपल एक लिटरेरी वर्क है, दिस इज लिटरेरी वर्क, आई एम कन्वर्टिंग दिस वर्क इनटू अ मूवी, दैट आल्सो बिलोंग्स टू द एक्सक्लूसिव राइट ऑफ कॉपीराइट ओनर। तो एक्सप्लेनेशन बस एक तरीके का एक्सप्लेनेशन कर रहा है कि कोई अगर उसका नेचर बदल देता है वर्क का, ठीक है, कोई दूसरा व्यक्ति जो कि नॉट ऑथराइज नहीं है, वो भी इंफ्रिंजमेंट का ही पार्ट माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं चेतन भगत की नोवेल पे विदाउट हिज ऑथोरिटी बुक बना देता हूँ, भगवान करे मैं कभी नहीं बनाऊंगा, बट मैं बना देता हूँ, तो आई कांट से कि ये तो मूवी है, वो तो किताब थी। आई कांट से दिस because conversion of the format is also covered within the premises of infringement law। ठीक है, तो क्या कहने का मतलब है, क्योंकि ऑब्वियसली इकोनॉमिक राइट्स में सेक्शन 14 के अंदर लिटरेरी वर्क के ऑथर को राइट दिया गया है कि वो ही उस पे मूवी बना सकता है, तो वो ही बना सकता है, एक्सक्लूसिवली हिज राइट्स, नो वन कैन टेक ओवर दैट राइट। ठीक है बच्चे, सबको क्लियर है? सबको क्लियर समझ आ गया सेक्शन 51? बताओ चैट बॉक्स पे बताओ फटाफट, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। किसी को कोई डाउट है तो दोबारा पूछ सकता है, मेरे को बता दो क्या रिपीट करना है, क्या चीज समझ नहीं आई आपको। बोलो। ठीक है, आगे बढ़े, पक्का? बढ़े आगे? यस सर, सबको यस सर। clear? ठीक है, ठीक है बच्चे, इन्फ्रिंजमेंट का आप समझ गए। अब बच्चे जो लास्ट सेक्शन है दैट इज सेक्शन 52। ठीक है, सेक्शन 52 में बच्चे मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, सेक्शन 62 में जेड सी तक पॉइंट, इट्स ऑलमोस्ट 3 पेजेस, बट बहुत प्यारे, बहुत सिंपल ये प्रोविजन है, कुछ भी बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। और मैं आपको एक एक बताऊंगा, आप ये मत सोचो कि बड़ा है तो मैं आपको स्किप कर दूंगा, बट आप अभी अपना होमवर्क लिख लो, क्योंकि मैंने सोचा मैं कल खत्म करूंगा, आज नहीं खत्म करूंगा, क्योंकि सेक्शन 52 समझना बहुत जरूरी है, कुछ कुछ पॉइंट्स इसके बहुत जरूरी है। तो बच्चे मेरा आपका होमवर्क लिख लो कि आपको सेक्शन 52 कल से पहले से पढ़ के आना है, और स्पेशली जो आपको ध्यान देने हैं, बहुत ध्यान से पढ़ना है। मैं आपको एक एक चीज, एक एक पॉइंट जब आऊंगा कल, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। उससे क्या होगा, आप पहले से पढ़ के आओगे तो 50% आपको ऑलरेडी पता होगी चीजें, और क्वेश्चंस अच्छे आएंगे आपकी तरफ से। ठीक है, बट बैकग्राउंड में बता चुका हूँ कि जो 52 है दैट इज ऑल अबाउट फेयर यूज। फेयर यूज का मतलब होता है सोसाइटी का बैलेंस, कुछ ऐसी चीजें जो सोसाइटी फ्रीली कर सकती है और कॉपीराइट लॉ बीच में बाधा नहीं डाले। ठीक है, अब बच्चे हमारा एक केस जो हमको कल कवर करना था, बट हमने मोरल राइट्स का डिस्कशन शुरू कर दिया था तो हम नहीं कर पाए, तो एक केस हम आज उसको कवर कर लेते हैं। तो कल के लिए हमारा सेक्शन 52 रह जाएगा, और बाकी के जो 2 बचे हुए केस हैं लास्ट के, वो रह जाएंगे, और बहुत इजीली हम उसको कर लेंगे। आज का जो बच्चे केस है कुछ भी नया नहीं है, आपको हर चीज पता है, पर बच्चे पता है क्या है, मैं आपको केस क्यों पढ़ाता हूँ, और केस में मैं आपको
एक तरीके से स्टोरी की तरीके से फॉर्मेट में क्यों सिखा रहा हूँ? दिस इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। एक होता है बच्चे कानून बताना, एक आपको ये समझाना कि वो कानून प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रैक्टिकल फैक्ट्स में अप्लाई कैसे होता है। क्योंकि बच्चे जब तक किसी कानून का आप एप्लीकेशन नहीं सीखोगे, तब तक उसे जानने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है? अब जैसे संविधान है, बहुत बहुत बड़ा एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं बच्चे आपको। किसी से भी पूछ लो, सबको पता है, जो भी बच्चा लॉ का स्टूडेंट होता है, सबको पता है मोटा-मोटा राइट टू इक्वालिटी क्या होता है। सबसे आसान लगता है, काफ़ी बच्चों को आसान लगता है क्योंकि पहली चीज़ है जो रटाई जाती है। पर बच्चे, ऐसा 1% भी व्यक्ति नहीं है हमारे देश में, स्टूडेंट नहीं है, जो उस लॉ को अप्लाई करना जानता है। सबको पता है, हर एक व्यक्ति को पता है इक्वालिटी का मतलब क्या होता है, आर्टिकल 14 क्या कहता है, इक्वालिटी बिटवीन इक्वल्स, अनइक्वल्स टू बी ट्रीटेड अनइक्वली, सबको पता है। बहुत स्टाइल से भी एग्जाम में सब लिखते हैं। पर बच्चे, हाउ विल यू अप्लाई दैट इन प्रैक्टिकल सर्कमस्टांसेस? हमारे जैसे सोसाइटी में कैसे डिस्टिंग्विश करोगे कौन इक्वल है कौन अनइक्वल है? वो किसी को नहीं आता। और इनफैक्ट बच्चों, दुख की बात यह है, वो किसी को सिखाया भी नहीं जाता। इसलिए जो केसेस हैं, यही बच्चे हमारे गाइड हैं, हमारे दोस्त हैं, जो हमको एप्लीकेशन सिखा सकते हैं। तो जो हमने बच्चे कवर वर्जन वाला टॉपिक पढ़ा था, ठीक है, कवर वर्जन आपको याद होगा 31C, जिसमें हमने ये सीखा था कि कोई साउंड रिकॉर्डिंग है, उसके ऊपर कोई भी व्यक्ति कवर वर्जन बना सकता है। उसमें कुछ कंडीशन थी, मैं थोड़ा सा आपका रिवाइज करा देता हूँ, जिससे आप एकदम ब्लैंक ना हो, तो जिससे आप स्टोरी भी अच्छे से समझ सकें। आप सब लोग सेक्शन 31C खेल लो, आपको थोड़ा सा हल्का सा रिवाइज करा देता हूँ। इसमें हमने पढ़ा था कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी साउंड रिकॉर्डिंग का कवर वर्जन बनाना चाहता है, तो वो बना सकता है, और उस व्यक्ति को अपने कॉपीराइट इसका अपनी बनाने का नोटिस दे सकता है कि मैं इस साउंड रिकॉर्डिंग पे कवर वर्जन बनाना चाहता हूँ। पर हमने क्या सीखा था? कवर वर्जन में किसी भी तरीके के बदलाव नहीं किए जाएंगे, किसी भी तरीके के चेंजेस नहीं किए जाएंगे बिना कंसेंट के। ठीक है, कंसेंट आपका लेना जरूरी है उससे। फिर हमने सीखा था कि 5 साल के बाद जब ओरिजिनल साउंड रिकॉर्डिंग आई, उसके 5 साल तक कोई कवर वर्जन नहीं बना सकता। आफ्टर 5 इयर्स कोई भी व्यक्ति कवर वर्जन बना सकता है, सिंपल सा नोटिस देके। फिर और गाइडलाइन थी कि कम से कम आपको 50,000 कॉपी की रॉयल्टी देनी ही पड़ेगी पर ईयर में। वो सारी चीजें हमने पढ़ी। पर हमारे लिए, इस केस के लिए, जो केस हम पढ़ने जा रहे हैं, केस का नाम है बच्चे ग्रामोफोन कंपनी वर्सेस सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज लिमिटेड। बहुत इंपॉर्टेंट केस है और बहुत अच्छी चीज आपको सिखा के जाएगा। हमको 2 चीजें याद रखनी है इस केस को समझने के लिए। पहला, साउंड रिकॉर्डिंग क्या होता है और साउंड रिकॉर्डिंग का मालिक कौन होता है। ठीक है, तो साउंड रिकॉर्डिंग क्या होता है बच्चे? साउंड रिकॉर्डिंग इज अ मिक्सचर ऑफ वर्क, सिनेमेटोग्राफिक फिल्म की तरह। ठीक है, इसमें लेख होते हैं, लिरिक्स होते हैं, म्यूजिक होते हैं और सिंगर की परफॉर्मेंस होती है, और म्यूजिशियंस होते हैं जो अपना गिटार और वो सारी चीजें बजाते हैं। इन सब वर्क्स को जब ये सब मिलते हैं, कंट्रीब्यूशन होता है इन सब का, तब एक साउंड रिकॉर्डिंग बनती है बच्चे। ठीक है, सबको क्लियर है? हम सबको पता है साउंड रिकॉर्डिंग का मालिक प्रोड्यूसर होता है। ठीक है, सबको मालूम है ये बात। प्रोड्यूसर कौन होता है? सेक्शन 2W कहता है ऐसा व्यक्ति जो इनिशिएशन लेता है और रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। ये हम पिछले केस में अपने पढ़ चुके हैं। तो प्रोड्यूसर तो मालिक होता है साउंड रिकॉर्डिंग का, पर जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, जैसे लिरिक्स हैं, उसका मालिक कौन है? जिसने वो लिरिक्स लिखे हैं। म्यूजिक है, उसका मालिक कौन है? जिसने वो म्यूजिक कंपोज किया है। सिंगर, वो अपने परफॉर्मेंस का मालिक। म्यूजिशियंस अपने म्यूजिक का। ठीक है, तो सबके अपने अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस पे अपना कॉपीराइट है। ठीक है, ओवरऑल जो कंपोजिट वर्क है साउंड रिकॉर्डिंग, उसके ऊपर प्रोड्यूसर का राइट है। ये आप समझो, 2 कैटेगरी ऑफ राइट्स हो गए एक ही वर्क के अंदर। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस अराइज होते हैं। अब इस केस में क्या होता है कि कुछ गाने हैं बच्चे, कुछ साउंड रिकॉर्डिंग्स है दैट आर एग्जिस्टिंग। ये लोग क्या करते हैं, उनके कवर वर्जन बनाते हैं। तो उसी पे इशू हो रहा है कि ये जो एक बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन भी पूछा था कि सर ये जो रीमिक्स आते हैं
ये जो गानों में ये डुम 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 ऐसी चीजें कर देते हैं और ये सब कर देते हैं, क्या ये कवर वर्जन होते हैं? क्या इसी की हम बात कर रहे हैं? बच्चे, हाँ, हम लोग काफी क्लोज। अब बच्चे जब इसमें अब क्या हुआ कि एक व्यक्ति है जिसके ओरिजिनल गाने, दूसरा व्यक्ति है जो कवर वर्जन पे कवर वर्जन बनाए जा रहा है, ठीक है, जो टीवी टी सीरीज ने किया है हम सबको पता है। तो बच्चे, वो जो ओरिजिनल है, ओरिजिनल साउंड रिकॉर्डिंग के मालिक हैं, उनको दुख हो रहा है, उनको नुकसान हो रहा है कि हमारे ये क्या कर रहे हैं, ये क्या बदतमीजी हो रही है, ठीक है। तो वो कोर्ट खींच लाए सुपर कैसेट्स वालों को कि ये आप गलत कर रहे हो, ये गलत है, इसको रोकना पड़ेगा। अब बच्चे इसी बैकग्राउंड के अंदर डिस्कशन हो रहा है कि क्या क्या किस किस के राइट्स। अब जब जब का ये केस है बच्चे, तभी 31C आया नहीं है, क्योंकि जो हमारा 31C है ये हमारे लॉ का पार्ट बना था बच्चे 2012 में, और ये केस 2012 से पहले का है। पर बच्चे ऐसा ही प्रोविजन, कवर वर्जन जैसा ही प्रोविजन सेक्शन 52 में होता था, जो फेयर डीलिंग वाला है, जो हम कल पढ़ेंगे, उसमें होता था। उसके अंदर इसके लिए प्रोविजन था 52(1)J के अंदर। ऐसा ही मिलता जुलता था, कुछ बदलाव हुआ। क्या क्या बदलाव हुआ है? जो 52(1)J की बात होती थी उसमें बस इतना था कि कोई भी व्यक्ति कवर वर्जन बना सकता था ओरिजिनल साउंड रिकॉर्डिंग के 2 साल के बाद। 31C में क्या हो गया है, 5 साल का टर्म यूज कर दिया और एडिशनल चीजें बता दी हैं कि 50,000 कॉपी का आपको रॉयल्टी देना पड़ेगा, वो सब चीजें एडिशन कर दी हैं। पर हमारे लिए 2 से 5 साल का ये जो डिफरेंस है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब इस बैकग्राउंड में हो रहा है कि ये जो प्रोड्यूसर है ओरिजिनल साउंड रिकॉर्डिंग का, जो कि दूसरे व्यक्ति को, कवर वर्जन बनाने वाले को कोर्ट लेके आया है, इसके राइट्स क्या है? पहला क्वेश्चन, व्हाट आर द राइट्स ऑफ दिस पर्सन। दूसरा क्वेश्चन, जिस लोगों ने ओरिजिनल साउंड रिकॉर्डिंग में कॉन्ट्रीब्यूशन किए हैं उनके राइट्स क्या है? कैन दे स्टॉप दिस कवर वर्जन वाली थिंग? और इसमें ये जो सेक्शन 52(1)J है, और आप 31C मान सकते हो प्रेजेंट कंटेक्स्ट में, उसका रोल क्या है? पहली चीज जो सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट ने क्लैरिफाई की, बच्चे दिल्ली हाई कोर्ट का केस है, दिल्ली हाई कोर्ट ने जो पहली चीज बच्चे क्लैरिफाई की इस केस के अंदर, वो ये की कि प्रोड्यूसर का जो राइट है, ये हम पढ़ चुके हैं बच्चे सेक्शन 14 के अंदर, प्रोड्यूसर का जो राइट है वो अपनी साउंड रिकॉर्डिंग के ऊपर है बस। और दैट राइट इज लिमिटेड टू द रिप्रोडक्शन ऑफ दैट साउंड रिकॉर्डिंग, कि कोई भी व्यक्ति इस व्यक्ति की साउंड रिकॉर्डिंग की कॉपी नहीं कर सकता। इस कॉपी मतलब फॉर एग्जाम्पल दिस पर्टिकुलर सॉन्ग, नो वन कॉपी दैट सॉन्ग। पर उसका मतलब ये नहीं है कि कोई दूसरा व्यक्ति सेम धुन लेके, सेम लिरिक्स लेके, सेम आर्टिस्ट लेके और डिफरेंट आर्टिस्ट लेके दूसरा गाना नहीं बना सकता। वही वाली बात जो मूवीज में चलती थी, क्योंकि ना साउंड रिकॉर्डिंग का ओरिजिनल होना जरूरी है, ना ही सिनेमेटोग्राफिक फिल्म का ओरिजिनल होना जरूरी है, ठीक है। तो वही वाला आर्गुमेंट, ये जो साउंड रिकॉर्डिंग का प्रोड्यूसर है, इसका राइट खाली अपनी साउंड रिकॉर्डिंग के ऊपर है, ये किसी दूसरे व्यक्ति को सेम साउंड रिकॉर्डिंग बनाने से नहीं रोक सकता। इसका राइट बस इतना है कि इसकी साउंड रिकॉर्डिंग को कॉपी पेस्ट ना करे कोई, कोई अपनी जाके बना ले, ये कुछ नहीं कर सकता उसके बारे में, ठीक है। पहला क्लैरिफिकेशन दिल्ली हाई कोर्ट से, हम सबको ये बात पता है कि उसका राइट अपनी साउंड रिकॉर्डिंग के ऊपर है। तो ये जो कवर वर्जन वाला अपनी साउंड, इसका तो कॉपी नहीं कर रहा ना, कंप्यूटर में जाके इसका गाना तो कॉपी पेस्ट नहीं किया ना, उसने वो ही धुन ली है, भले वो ही सिंगर लिए या डिफरेंट लिए, वॉट एवर ही डिड, ही मेड हिज ओन साउंड रिकॉर्डिंग। तो इस पॉइंट पे तो ये कुछ कह नहीं सकता, जो साउंड रिकॉर्डिंग का प्रोड्यूसर है, जो मालिक है कॉपीराइट का साउंड रिकॉर्डिंग के ऊपर, वो कुछ नहीं कह सकता। तो प्रोड्यूसर की तो बच्चे बात खत्म हो गई। अब आती है जो लिटरेरी वर्क का मालिक है, जो उसमें जिसने म्यूजिक दिया है, कंपोजर है, क्या वो रोक सकते हैं कवर वर्जन को? सेकेंड क्वेश्चन। अब हमने जाना कि लिटरेरी वर्क का तो अपने वर्क के ऊपर राइट रहेगा, यू कांट स्टॉप इट, क्योंकि लिटरेरी वर्क में तो ओरिजिनलिटी की रिक्वायरमेंट है। ऐसे म्यूजिकल वर्क जिसने म्यूजिक दिया है ओरिजिनल साउंड रिकॉर्डिंग में, ही कैन स्टॉप द मेकिंग ऑफ कवर वर्जन अगर म्यूजिक सेम है, क्योंकि म्यूजिक में तो ओरिजिनलिटी की रिक्वायरमेंट है, तो यू कांट जस्ट कॉपी, ठीक है। फर्क समझ पा रहे हो ना? क्यों दोनों में ओरिजिनलिटी वाला पार्ट समझ पा रहे हो? लिटरेरी वर्क और म्यूजिकल वर्क
आर रिक्वायर्ड टू बी ओरिजिनल। तो कोई कॉपी नहीं कर सकता, भले ही अपनी अलग कॉपी बना रहा हो, अलग बंदा म्यूजिक दे रहा हो, सेम भी नहीं कर सकता, क्योंकि ओरिजिनलिटी की रिक्वायरमेंट होगी बच्चे। क्योंकि साउंड रिकॉर्डिंग में ओरिजिनलिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो कोई भी अपना बना सकता है, चाहे वो बिल्कुल सेम हो। सबको ये वाला पॉइंट बच्चे समझ आ रहा है? ऐसा कोई भी एक बच्चा है जिसको ये वाला पॉइंट समझ नहीं आ रहा? यस सर। ठीक है, किसी को भी अगर ये वाला पॉइंट नहीं समझ में आया बच्चे, मेरे को बोल देना, क्योंकि ये बहुत एसेंशियल है समझना। तो साउंड रिकॉर्डिंग का प्रोड्यूसर तो फेल हो गया बिकॉज देयर वाज नो रिक्वायरमेंट ऑफ ओरिजिनलिटी, और सेम टू सेम कोई दूसरा अपनी बना रहा है तो ही कांट स्टॉप इट। बट म्यूजिकल वर्क और लिरिकल वर्क, लिटरेरी वर्क इज रिक्वायर्ड टू बी ओरिजिनल, तो कोई दूसरा व्यक्ति उसको कॉपी नहीं कर सकता। पर बच्चे टेल यू व्हाट, इस केस में ये लोग भी कुछ नहीं कर पाए। अब क्यों नहीं कर पाए? यहाँ पे आता है रोल 31C का। 31C में बोला था एक बार म्यूजिक का मालिक कंपोजर, लिटरेरी वर्क का मालिक लिरिसिस्ट अपने राइट्स अलाउ कर देता है साउंड रिकॉर्डिंग बनने के लिए, ओरिजिनल साउंड रिकॉर्डिंग बनने के लिए अपना वर्क दे देता है, ओरिजिनल साउंड रिकॉर्डिंग बन जाती है। ठीक है, बन गई ओरिजिनल साउंड रिकॉर्डिंग। 31C कहता है बच्चे कि 5 साल के बाद कोई भी व्यक्ति उसका कवर वर्जन बना सकता है। समझना क्या डिफरेंस आ रहा है। इन लोगों ने, म्यूजिशियन ने और लिरिसिस्ट ने अपने राइट्स दे दिए थे, राइट्स नहीं, मैंने कहा अपना अलाउ कर दिया था साउंड रिकॉर्डिंग बनने के लिए, राइट्स उन्हीं के पास है, अलाउ कर दिया साउंड रिकॉर्डिंग बनने के लिए ओरिजिनल। पर लॉ ने क्या किया, लॉ ने बोला कि 5 साल के बाद कोई भी कवर वर्जन बना सकता है इस पे। पर कवर वर्जन बनाने के लिए बच्चे लिरिक्स तो वही चाहिए होंगे ना, म्यूजिक तो वही चाहिए होगा ना, तभी तो कवर वर्जन बोलेंगे। 31C में हमने बोला था ना, कवर वर्जन बनाते वक्त कोई बदलाव नहीं कर सकते, तो दैट मीन्स इट हैज टू बी सेम, राइट। आप आर्टिस्ट डिफरेंट यूज कर सकते हो, बट एज फार एज म्यूजिक इज कंसर्न, लिरिक्स इज कंसर्न, वो सारी चीजें इज कंसर्न, हैज टू बी सेम। तो बच्चे ये कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है। अगर यहाँ पे हम ये बोल दें कि कवर वर्जन वाले को राइट्स लेने पड़ेंगे इन ओरिजिनल लिरिसिस्ट से, म्यूजिशियन से, तो इसका पर्पस ही खत्म हो गया कवर वर्जन वाले राइट का। फिर तो 31C की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है ना। अब फॉर एग्जांपल कोई कवर वर्जन बनाना चाहता है, इस ओरिजिनल साउंड रिकॉर्डिंग को 5 साल हो गए, अगर उससे हम ये बोल दें कि तू जाके परमिशन ले लिरिसिस्ट की, या तू म्यूजिशियन की, कंपोजर की परमिशन ले, और वो मना कर दें, तो 31C का कोई वैल्यू है क्या? कोई इस राइट का रिलेवेंस है क्या? कोई पर्पस है क्या? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे परमिशन वाली बात तो हम रख नहीं सकते, क्योंकि 31C बहुत क्लियरली कहता है कि एक बार 5 साल हो गए, ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ द सोसाइटी इज फ्री टू मेक अ कवर वर्जन ऑन द बेसिस ऑफ दैट। तो यहाँ पे यू हैव टू बैलेंस इट आउट। यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि एक बार जब ऑथर, जब लिरिसिस्ट, या फिर जब म्यूजिक कंपोजर अलाउ करता है साउंड रिकॉर्डिंग बनाने के लिए, तो वो एक तरीके का कॉम्प्रोमाइज करता है कि फ्यूचर में 5 साल के बाद कोई भी व्यक्ति उनका काम, उनके लिरिक्स और उनका म्यूजिक इस्तेमाल कर सकता है कवर वर्जन बनाने के लिए, और वो रोक नहीं सकते। कहने का मतलब, फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चे, एक बार अगर आपने अपने काम पे साउंड रिकॉर्डिंग बनाने की परमिशन दे दी, तो 5 साल बाद आप किसी और व्यक्ति को रोक नहीं पाओगे आपका लिरिक्स, आपका म्यूजिक यूज करने से। ठीक है, सबको क्लियर है बच्चों ये वाला पॉइंट? चैट बॉक्स, चैट बॉक्स, चैट बॉक्स। ठीक है, गुड। ठीक है, तो ये आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। सोच लो, आप बनवाना चाहते हो अपने वर्क पे साउंड रिकॉर्डिंग या नहीं। अगर एक बार आपने दे दिया, तो फ्यूचर में 5 साल के बाद कोई भी बनाएगा, क्योंकि 31C में ऐसा साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, पहला पॉइंट। पर जो बाकी के राइट्स हैं आपके ऊपर, बच्चे हमने पढ़ा था ना, जैसे लिटरेरी वर्क है, म्यूजिकल वर्क है, उसमें तो बहुत सारे राइट्स है। आप रिप्रोड्यूस कर सकते हो, आप कम्युनिकेशन टू द पब्लिक कर सकते हो, आप मूवी बना सकते हो, आप सिनेमेट साउंड रिकॉर्डिंग बना सकते हो, ये सारे। तो ये वाला जो कॉम्प्रोमाइज किया है ना आपने, ये खाली एक राइट का किया है। वो राइट क्या? कि आप अपने वर्क पे साउंड रिकॉर्डिंग बना सकते हो।
ये जो एक्सक्लूसिव राइट था ना, एक लिटरेरी वर्क के ऑथर का या म्यूजिकल वर्क के कंपोजर का जो एक्सक्लूसिव राइट था कि अपने वर्क पे वो साउंड रिकॉर्डिंग बना सकता है, वो चला गया अगर उसने एक बार अलाउ कर दिया, क्योंकि कोई भी बना सकता है बिना परमिशन के। बट जो बाकी के सारे राइट्स हैं, जैसे उस वर्क पे मूवी बनाना, या फिर उस वर्क को एज ए लिटरेरी वर्क कम्युनिकेट करना पब्लिक को, एज ए लिटरेरी वर्क सर्कुलेट करना पब्लिक में, एज ए लिटरेरी वर्क उसकी कॉपी इशू करना, वो अभी भी उन्हीं लोगों के पास है। बस एक राइट, दैट वाज राइट टू मेक अ साउंड रिकॉर्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ दैट वर्क, वो चला गया। एक बार आपने साउंड रिकॉर्डिंग बनाने का अलाउ कर दिया तो बस वो एक राइट चला गया। और मैं इस बात पे क्यों एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि बच्चे कौन सा राइट चला गया, कौन से अभी भी आपके पास रहते हैं, क्योंकि इस केस में क्या हो रहा था, ये जो सुपर कैसेट्स थी, ये अपनी डीवीडी वीसीडी में ना गानों को तो ले ही रही थी, साउंड को तो ले ही रही थी, उसमें वीडियो भी बना रही थी। ठीक है, कोई स्टोरी बनाते थे, शूट करते थे, और वो पूरी कहानी के साथ वो चलता था। तो इट वाज, मैंने बताया ना कि व्हाट इज अ सिनेमैटोग्राफिक फिल्म, व्हिच यू कैन सी एंड हियर आल्सो अ सीरीज ऑफ पिक्चर्स। तो ये जो वीसीडीज थी, जो डीवीडीज थी, एक तो कैसेट हो गई, कैसेट में कोई इशू नहीं है, यू कैन मेक इट, ठीक है, आप जीत गए, यू कैन मेक इट। बट जो आपकी ये जो वीसीडीज हैं, जो डीवीडीज हैं, जिसमें आपने वीडियो भी डाल रखा है, व्हाट यू आर डूइंग, यू आर नॉट मेकिंग अ साउंड रिकॉर्डिंग नाउ, यू आर मेकिंग अ सिनेमैटोग्राफिक फिल्म। आप उससे साउंड रिकॉर्डिंग नहीं बना रहे हो, जो आपको 31C अलाउ कर रहा है कवर वर्जन, साउंड रिकॉर्डिंग बनाने के लिए अलाउ कर रहा है ना, मूवी बनाने के लिए तो अलाउ नहीं कर रहा, सिनेमैटोग्राफिक फिल्म बनाने के लिए अलाउ नहीं कर रहा। तो अपनी जो डीवीडी और वीसीडी बनाए हैं, वो नहीं बना सकते आप, क्यों? क्योंकि जो कॉम्प्रोमाइज किया था लिटरेरी वर्क के ऑथर ने और म्यूजिकल वर्क के कंपोजर ने, दैट वाज ओनली लिमिटेड टू मेकिंग ऑफ साउंड रिकॉर्डिंग। जो उसका दूसरा राइट था कि वो अपने वर्क पे मूवी बना सकता है, वो अभी भी उसके पास है। तो आप 31C का फायदा लेके साउंड रिकॉर्डिंग तो बना सकते हो, तो आपकी कैसेट तो फाइन है, पर आप मूवी नहीं बना सकते, इसलिए आपकी वीसीडी और डीवीडी विल नॉट बी। ये था बच्चे हमारा केस। अब मेरे को बताओ किसको समझ आया, किसको नहीं आया, और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो जी। क्लियर है बच्चों, सबको क्लियर है? मैं चलो बारी बारी से। यस सर। अभिजीत समझ आया बच्चे? अभिजीत आ रहे? यस सर, यस सर। क्लियर है? कोई इशू केस में कुछ समझ नहीं आया, या सेक्शन 51 या कोई भी जो चीज हमने आज पढ़ी? नहीं सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट 2 दिन क्लास नहीं हुआ था, तो एक बार हम थोड़ा पीछे वाला पढ़ लेंगे तो सर सही हो जाएगा। और ठीक, आज की चीजें आपको समझ आई है ना? जो हाँ हाँ, यस सर, यस सर। अलीशा, अलीशा सर सेक्शन, यस सर। सर सेक्शन 38B का एक बार सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट में थोड़ी कंफ्यूजन थी। सेक्शन 38B का, जी सर। सेक्शन 38B का, जस्ट सेक्शन 38B, सेक्शन 38B मोरल राइट्स, कौन सा वाला बच्चा? बी सर 38B का ए, टू क्लेम टू बी आइडेंटिफाइड। हाँ देखो बच्चे, जी शायद आप कल आए थे, कल वाली क्लास में थे आप? यस सर सर। अच्छा, तो बच्चे मोरल राइट्स 2 राइट्स होते हैं। एक तो पहला राइट होता है क्लेम करना कि मैंने अपना वर्क क्रिएट किया है, ठीक है, राइट टू पैटर्निटी। जैसे ये Yes. किताब मैंने लिखी है, तो मैंने इसको लिखी है, तो मेरा राइट है कि मेरा नाम इस पर होना चाहिए। ऐसे ही बच्चे परफॉर्मेंस में होता है कि कोई व्यक्ति जब परफॉर्मेंस दे रहा है, तो उसका राइट है कि दुनिया को पता चले कि उसने परफॉर्म किया। उसने कोई गाना गाया तो दुनिया को पता चले इसका मैं सिंगर हूँ, किसी ने एक्टिंग की है तो सबको पता चले कि मैं एक्टर हूँ। तो जो ए पॉइंट है बच्चे, वो आपको ये राइट दे रहा है कि आपको राइट टू पैटर्निटी, कि आपकी परफॉर्मेंस आपको एट्रीब्यूट की जाएगी, ठीक है। बस इसका एक पॉइंट है बच्चे, Yes, कि अगर, अब देखो क्या होता है ना बच्चे, अब देखो परफॉर्मेंस को कैसे कैसे यूटिलाइज करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल कपिल शर्मा शो ले लो, या कोई भी बच्चे जो आपका फेवरेट शो हो। अब सोचो बच्चे उसमें बैकग्राउंड में एकदम से वो अपनी स्टोरी बनाते हैं ना, जैसे कोई एक्टर आता है तो बैकग्राउंड में रोमांटिक सॉन्ग बजने लगता है, या फिर चीजें होती हैं, ठीक है, ऐसे करके। अब बच्चे सोचो वो बार बार ब्रेक लेंगे, ठीक है, अपना परफॉर्म करते हुए ब्रेक लेंगे कि नेक्स्ट गाना जो आ रहा है
वो अरिजीत सिंह ने गाया है या सुखविंदर सिंह ने गाया है, तो कितना ऑड लगेगा ना। वो ड्रामा कर रहे हैं हमारे सामने यार, एक स्टोरी आपको बता रहे हैं और बीच में बार बार ब्रेक लगेगा तो फ्लो टूटेगा, राइट। तो ऐसी सिचुएशन Yes, sir. में ये लिबर्टी दे दिया कि अगर किसी वजह से ऑड लगेगा, अटपटा लगेगा, तो आप एट्रीब्यूशन मत करो। अदरवाइज अगर कोई नुकसान नहीं है, फ्लो के साथ जा रहा है, तो आप एट्रीब्यूशन कर सकते हो। तो आप देखते हो क्लब वगैरह में जब गाने बजते हैं या फिर 9XM पे जब गाने आते हैं, उसमें सब में लिखा आता है किसने गाया है, कौन सी कंपनी है, ये सारी चीजें आपको बतानी, Okay, sir. ठीक है। और Yes, sir. Thank you. और अनुराग समझ आया? अनुराग मलिक, यस सर, क्लियर है सर। कोई डिस्प्यूट नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। नो सर, वो थोड़ा मेरा क्लास बीच में मिस हो गई थी एक, क्योंकि मैं बाहर था सर, तो वापस देख लूंगा वीडियो। हाँ, सारे वीडियो बच्चे अपलोड हो गए चैनल पे, देख लेना। और थैंक यू सर। रुखसार क्लियर है बच्चे? हाँ सर, मेरा थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था, तो सेक्शन 51 वैन कॉपीराइट इन्फ्रिंज मेरे को बिल्कुल भी, मतलब जो आपने स्टार्टिंग से करा वो समझ में नहीं आया। कोई इशू नहीं है। अभी जैसे हमारी क्लास ओवर होगी ना, मैं 1-2 घंटे में वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप उसको दोबारा देख लेना, और कुछ समझ ना आए तो हमारी कल क्लास में ओके सर। क्वेश्चन, ठीक है। हाँ। चलो सर मेरे को लिंक नहीं आ रहा है, आप अगर, मैंने सब्सक्राइब किया था पर लिंक नहीं आया, अगर आप वीडियो कर रहे हो अपलोड यूट्यूब पे। ठीक है, मैं एक और बार लिंक शेयर कर दूंगा ग्रुप पर, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। Thank सर you, कल sir. भी क्लास होगी ना? हाँ, कल लास्ट क्लास है बच्चों, कोशिश करना आप सब लोग आओ। जी सर। Okay. और सर फिर वो तो हमारी जो सीपीसी की क्लास है वो तो जल्दी Next स्टार्ट Monday। होगी, जो आपने शेड्यूल में दे रखा है। हाँ, नेक्स्ट मंडे, ओके सर। ठीक है। ओके Sir. सर, थैंक यू। हाँ जी, बोलो। सर आप सीपीसी के बाद सर आईपीसी की क्लास करा दिएगा ना? हाँ, अभी सीपीसी पहले हो जाए, 6 हफ्ते हैं, फिर देखते हैं, ठीक है। ठीक है सर। सर उसके बाद ओके सर। आईपीसी करा हाँ, दिएगा। पूरी कोशिश करेंगे, कोई आप टेंशन मत लो, जी ठीक है। ओके, चलो, थैंक यू ओके सर। सर, थैंक यू सर।